सभी बागवानों और सब्जी उत्पादकों को नमस्कार। फसल कट चुकी है, डिब्बे भर चुके हैं और लगता है अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। आपका ग्रीनहाउस खाली पड़ा है और वसंत का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसी शांति के पल में कई लोग एक बड़ी और घातक गलती कर बैठते हैं। यह गलती सिर्फ अगले मौसम को बर्बाद नहीं करती, बल्कि आपके ग्रीनहाउस को बीमारियों और कीटों का एक टाइम बम बना देती है, जो कभी भी फट सकता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि फसल काटने के बाद ग्रीनहाउस में बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए। मैं वादा करता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी खाली क्यारियों को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। पतझड़ का मौसम आ गया है। एक लंबे और थका देने वाले मौसम के बाद थकान होना स्वाभाविक है। मन करता है कि बस ग्रीनहाउस का दरवाजा बंद करे और अगली गर्मी तक इसे भूल जाए। हमें अक्सर लगता है कि प्रकृति खुद सब ठीक कर देगी। हम सोचते हैं कि ठंड सभी कीटों को मार देगी और पौधों के बचे हुए हिस्से सड़कर खाद बन जाएंगे। लेकिन यह सबसे आम और सबसे खतरनाक गलतफहमी है। याद रखिए, ग्रीन हाउस एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम होता है और जो कुछ भी आप इसमें सर्दियों के लिए छोड़ते हैं, वही अगले मौसम की शानदार फसल की नींव बनता है, या फिर किसी बड़ी आपदा का कारण। तो चलिए अपनी सबसे बड़ी और सबसे आम गलती से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी गलती जिसे साल दर साल अनुभवी माली भी थकान या जानकारी के अभाव में दोहराते हैं, और वो है ग्रीनहाउस में छोड़े गए पौधों के अवशेष। मैं बात कर रहा हूं टमाटर के पत्तों, खीरे की बेलों, मिर्च के डंठलों, गिरे हुए पत्तों और यहां तक कि छोटे सड़े हुए फलों की भी, जो क्यारियों के पीछे गिर जाते हैं। आप सोचेंगे, इसमें क्या गलत है? यह तो जैविक है, सर्दियों में सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। तार्किक लगता है पहली नजर में, हाँ, लेकिन असल में इसी तर्क में छिपी है एक भयानक शैतानी चाल। वास्तव में इन सभी पौधों के अवशेषों को ग्रीनहाउस में छोड़कर आप वसंत के लिए खाद नहीं बना रहे हैं। आप अपने हाथों से उन सभी बीमारियों और कीटों के लिए एक शानदार पंचतारा होटल बना रहे हैं, जिन्होंने पूरे सीजन आपकी फसल को परेशान किया था। हर एक पीला पड़ा पत्ता, हर एक डंठल जिस पर काला धब्बा है, यह सिर्फ कचरा नहीं है। यह भविष्य की समस्याओं का एक कैप्सूल है। ये एक टाइम बम है जो पूरी सर्दी टिक टिक करता रहता है, ताकि पहली गर्म धूप के साथ फट पड़े। बहुत से लोग सोचते हैं, इन सूखे पत्तों में क्या रखा है, ठंड तो सब कुछ मार डालेगी। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि हम इन सूखे पौधों के अवशेषों को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। हमें वहां क्या दिखेगा? हर संक्रमित पत्ती पर, हर तने पर फफूंद के बीजाणु आराम से टिके हुए हैं। ये फाइटोफ्थोरा, क्लैडोस्पोरियोसिस, पाउडरी मिल्ड्यू और दर्जनों अन्य खतरनाक बीमारियों के कपटी रोगाणु हैं। सर्दियों में सूखी वनस्पति और मिट्टी की ऊपरी परत की आड़ में ये मरते नहीं हैं। वे सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। वे सचमुच वसंत तक संरक्षित रहते हैं। और जैसे ही सूरज आपकी ग्रीनहाउस को गरमाने लगेगा, जैसे ही आप अपनी नई पौध को पानी देकर आदर्श नमी वाला माहौल बनाएंगे, ये बीजाणु जाग जाएंगे, भूखे और आक्रामक होकर जागेंगे, और आपकी युवा असहाय पौध उनके लिए पहला और सबसे आसान नाश्ता बन जाएगी। आप अभी पहले असली पत्तों का आनंद भी नहीं ले पाएंगे कि वे दाग धब्बों से ढकने लगेंगे। लेकिन फंगस तो सिर्फ आधी समस्या है। एक और उतनी ही शातिर सेना है जो बेसब्री से बसंत का इंतजार कर रही है। यह है कीटों की सेना। जरा सोचिए, वह मकड़ी माइट कहां चला जाता है जो गर्मी के अंत तक आपके सारे खीरे को जकड़ लेता था? वह सफेद मक्खी कहां गायब हो जाती है जिससे पत्ते चिपचिपे हो जाते थे? क्या वे सब ठंड से मर जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वे छिपने और जीवित रहने में माहिर होते हैं, और आपके ग्रीनहाउस में छोड़े गए पौधों के सूखे अवशेष उनके लिए एक आदर्श सर्दियों का ठिकाना होते हैं। ये एक साथ उनका घर और प्रजनन स्थल दोनों होता है। इन्हीं सूखे तनों और मुड़े हुए पत्तों में वे अपने सूक्ष्म अंडे देते हैं, और मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में, इस वनस्पति के कंबल के ठीक नीचे,
उनके लार्वा और प्यूपा सर्दी बिताते हैं। वे पूरी सर्दी शांत से गर्मी और सुरक्षा में सोते रहते हैं, ये जानते हुए कि बसंत में उनकी एक तैयार दावत इंतजार कर रही होगी। और इस दावत का मुख्य व्यंजन होगी आपकी युवा बेसहारा पौध। पर जड़ों का क्या? कुछ माली जरा ज्यादा होशियारी दिखाते हुए पौधे का ऊपरी हिस्सा काट देते हैं या उखाड़ देते हैं, लेकिन जड़ों को जमीन में ही छोड़ देते हैं। उनका मानना होता है कि जड़ें सड़ाकर केंचुओं को भोजन देंगी और मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाएंगी। सुनने में यह बहुत प्राकृतिक और सही लगता है ना? लेकिन यहीं एक गंभीर खतरा छिपा है। जड़ों में, खासकर उन पौधों की जड़ों में जो सीजन के दौरान किसी बीमारी से ग्रस्त थे, कई अन्य लेकिन उतने ही खतरनाक बीमारियों के रोगाणु सर्दी में पनपते हैं। हम बात कर रहे हैं विभिन्न जड़ गलन, फ्यूजेरियम विल्ट और जीवाणु संक्रमणों की। ये रोगाणु सीधे जड़ प्रणाली पर हमला करते हैं। पुरानी जड़ों को जमीन में छोड़कर आप असल में संक्रमण का एक स्रोत सीधे अपनी क्यारी में ही छोड़ रहे हैं। वसंत में जब आप नाजुक पौधों की पनीरी लगाएंगे तो उनकी नई जड़ें तुरंत इस संक्रमण के केंद्र से जा मिलेंगी। पौधा बिना किसी स्पष्ट कारण के कमजोर पड़ने लगेगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं पानी की कमी तो नहीं, या खाद की जरूरत है, या फिर मौसम का असर है, जबकि असली कारण जमीन के नीचे पिछले साल की जड़ों में छिपा होगा। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा सिर्फ एक है और वह बिल्कुल स्पष्ट है। अंतिम फसल की कटाई के बाद आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है पूरी तरह से सफाई करना। यह सिर्फ एक सामान्य सफाई नहीं है, यह एक गहन स्वच्छता अभियान है। आपका लक्ष्य है ग्रीनहाउस में एक भी पत्ती, एक भी तना या एक भी भूला हुआ फल न छोड़ना। इस मौसम में जो कुछ भी उगा है उसे पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। आलस मत कीजिए। एक रेक लेकर मिट्टी की सतह से सारे छोटे मोटे पौधों के अवशेष बटोरिए। हर कोने में झांकिए। क्यारियों और ग्रीनहाउस की दीवारों के जोड़ भी जरूर देखें। कोई भी जैविक कचरा आने वाली परेशानियों का अड्डा बन सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऑन ऑपरेशन थिएटर को एक नए, बहुत महत्वपूर्ण मरीज यानी आपकी आने वाली फसल के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में तो बिल्कुल जीवाणु रहित सफाई होनी चाहिए। यही नियम आपके पतझड़ के ग्रीनहाउस पर भी लागू होता है। आपको अपने पीछे सचमुच खाली क्यारियां और साफ दीवारें छोड़नी होंगी। केवल इसी तरह बीमारियों और कीटों के इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो अब अगला तार्किक सवाल यह उठता है कि इकट्ठा किए गए इन सारे पौधों के अवशेषों का क्या करें? ज्यादातर बागवानों के मन में सबसे पहले यही आता है कि इसे कंपोस्ट के ढेर में डाल दें। आखिरकार कंपोस्ट को बागवान का काला सोना माना जाता है। लेकिन ठहरिए, ऐसा करना कदापि नहीं चाहिए। यह उन सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो आपकी सफाई की सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। क्यों? एक सामान्य कंपोस्ट का ढेर उन ऊंचे तापमान तक नहीं पहुंचता जो फंगस के बीजाणुओं और कीटों के अंडों को यकीनन नष्ट कर सके। संक्रमण को खत्म करने के बजाय आप उसे संरक्षित कर रहे हैं। आप बड़ी सावधानी से संक्रमित सामग्री को एक जगह जमा करते हैं, उसकी परतें बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं और इस तरह रोगाणुओं के जीवित रहने और पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा करते हैं। और 1 या 2 साल बाद आप इसी तैयार कंपोस्ट को उठाएंगे और खुशी खुशी अपने पूरे बगीचे में फैला देंगे। आप अपने ही हाथों से न सिर्फ अपने ग्रीनहाउस को बल्कि आलू, स्ट्रॉबेरी और फूलों की क्यारियों को भी संक्रमित कर देंगे। यह कोई पुनर्चक्रण नहीं है, बल्कि बीमारियों को पैदा करना और उन्हें फैलाना है। तो फिर पौधों के अवशेषों को निपटाने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे भरोसेमंद और सदियों से आजमाया हुआ तरीका है आग। जलाने से सभी बीजाणु, सभी कीट और उनके अंडे पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। यह 100% कीटाणु शोधन है। जलाने के बाद आपके पास केवल मुट्ठी भर बेशकीमती खाद बचेगी। लकड़ी की राख, जो पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इस राख का इस्तेमाल आप वसंत में पौधों को खाद देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बगीचे के स्वस्थ हिस्सों में।
अगर आपके पास अपने खेत या बगीचे में कुछ भी जलाने की सुविधा नहीं है, तो एक और विकल्प है। फसल के सारे बचे हुए हिस्सों को मजबूत मोटे कचरा बैग में इकट्ठा करें, उन्हें कसकर बांधें और किसी अधिकृत कूड़ा घर में ले जाएं, अपने और पड़ोसियों के बगीचों से दूर। हाँ, इसमें कुछ मेहनत लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, इसका फल आपको कई गुना मिलेगा। इस वानस्पतिक कचरे को सामान्य कूड़ा न समझें, बल्कि इसे संभावित रूप से खतरनाक जैविक सामग्री माने। आपका काम है इसे अलग करना और खेत या बगीचे से हटाना। तो हमने अपनी सारी फसलें काट ली हैं और पौधे हटा दिए हैं। ग्रीनहाउस अब खाली और साफ दिख रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मिट्टी अब सुरक्षित है? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बीजाणु और कीटों के लार्वा पहले ही मिट्टी की ऊपरी परत में अपनी जगह बना चुके हैं। और यहीं पर बागवानों के बीच एक सदियों पुरानी बहस छिड़ जाती है। क्या पतझड़ में मिट्टी की जुताई करे या न करे? गहरी शरद ऋतु की जुताई के समर्थक एक बात में बिल्कुल सही है। जब आप मिट्टी की परत को पलटते हैं, तो वे कीटों के लार्वा जो ऊपरी परत में सर्दियों के लिए बसे हुए थे, वे सतह पर आ जाते हैं, और जो गहरे थे, वे भी ऊपर आ जाते हैं। किसी भी स्थिति में उनकी सामान्य परिस्थितियां बाधित हो जाती हैं और पहली गंभीर ठंड अपना काम कर देगी। ये अनचाहे मेहमान प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएंगे। ये कीटाणुशोधन का एक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीका है। आप सचमुच अपनी जमीन से इन हानिकारक तत्वों को ठंड से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए सर्दियों के लिए ग्रीनहाउस की क्यारियों की गहरी जुताई केवल मिट्टी को ढीला करना नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पादप स्वच्छता प्रक्रिया है। लेकिन एक और आधुनिक तरीका भी है, जो उतना ही प्रभावी और अपनाने योग्य है। ये खासकर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो जैविक खेती को प्राथमिकता देते हैं और मिट्टी की संरचना को कम से कम परेशान करना चाहते हैं। फसल के बचे हुए अवशेष हटाने के बाद आपको जमीन खोदने की बजाय क्यारियों में हरी खाद, सिडेरेट, बोना चाहिए। इन्हें हरी खाद या ग्रीन मैन्योर भी कहा जाता है। शरद ऋतु में ग्रीनहाउस में बुवाई के लिए ठंड सहने वाले क्रूसिफेरस पौधे जैसे कि सरसों या तेल वाली मूली सबसे उपयुक्त होते हैं। इनके क्या फायदे हैं? सबसे पहले इनकी जड़ें मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से ढीला करती हैं और उसकी संरचना को सुधारती है। दूसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, इन पौधों से निकलने वाली जड़ों के स्राव में एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक प्रभाव होता है। ये कई हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं, जिससे मिट्टी स्वस्थ होती है। आपको इन्हें काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कड़ी ठंड पड़ने पर ये खुद ही मर जाएंगे और क्यारी पर एक हरे कालीन की तरह बिछ जाएंगे, जो वसंत तक सड़कर मिट्टी को जैविक पदार्थों से समृद्ध कर देगा। यह मिट्टी को एक साथ साफ करने और पोषित करने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, मिट्टी की बात तो हो गई। अब जरा ऊपर देखें, लेकिन ग्रीनहाउस की संरचना का क्या? दीवारें, छत और वे सभी असंख्य बीम फ्रेम और जोड़, क्या आपको लगता है कि वे साफ हैं? बिल्कुल नहीं। सोचिए, गर्मियों में उन पर कितनी धूल और गंदगी जमा हुई होगी, और हर छोटी दरार में, हर अनदेखे कोने में सर्दियों के लिए हानिकारक कीट जैसे कि स्पाइडर माइट्स छिपे हो सकते हैं, या पानी देते समय छींटों के साथ फंगस के बीजाणु भी वहां जम गए होंगे। इन सब को अनदेखा करना मतलब अपनी आने वाली पौध के ठीक ऊपर संक्रमण का एक केंद्र छोड़ना है। इसलिए ग्रीनहाउस की पतझड़ में सफाई करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आपको एक बाल्टी गर्म पानी, कपड़े धोने का साबुन या कोई भी अन्य डिटर्जेंट लेना होगा और अंदर की सभी सतहों को अच्छी तरह से धोना होगा। पॉलीकार्बोनेट के जोड़ों और ढांचे के तत्वों पर विशेष ध्यान दें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि वहां से कितनी गंदगी निकलेगी। ये आपके पौधों के घर की एक गहरी सफाई है, और इसकी गुणवत्ता पर ही भविष्य में उनका स्वास्थ्य सीधे तौर पर निर्भर करता है। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे अंतिम लेकिन अक्सर अनदेखे कदम की। ये है आपका बागवानी का सारा सामान। जरा सोचिए, किस फावड़े से आपने बीमार झाड़ियों को खोदा था? किन रेखों से संक्रमित पत्तियां हटाई थीं?
और किस कट्टर से फाइटोप्थोरा से ग्रसित टहनियों को काटा था। इन सभी औजारों पर मिट्टी के बारीक कण, पौधों का रस और उनके साथ बीमारियों के रोगाणु भी चिपके रह जाते हैं। अगर आप सिर्फ इन औजारों से मिट्टी झाड़कर इन्हें वसंत तक यूं ही रख देंगे, तो अगले वसंत में आप खुद अपने हाथों से पिछले साल के संक्रमण को अपनी साफ सुथरी ग्रीन हाउस में वापस ले आएंगे। आप जैसे ही क्यारियों को ढीला करना शुरू करेंगे, वैसे ही आप उनमें पिछले साल की बीजाणुओं को फैला देंगे। इसलिए नियम बेहद सीधा है। ग्रीन हाउस में पौधों और मिट्टी के संपर्क में आए हर औजार को कीटाणुरहित करना जरूरी है। उन्हें मिट्टी और गंदगी से अच्छी तरह साफ करें और फिर किसी भी उपलब्ध एंटीसेप्टिक से उपचारित करें। ये कॉपर सल्फेट का घोल, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा या फिर सामान्य ब्लीच हो सकता है। यह छोटा सा कदम आपकी आने वाली अच्छी फसल के लिए पतझड़ की इस लड़ाई में अंतिम पर सबसे निर्णायक पड़ाव है। अब जरा उस सबसे अहम निर्णायक पल की कल्पना कीजिए। बसंत का मौसम आता है, सूरज आपकी ग्रीनहाउस को गर्म करने लगता है और अगर आपने वहां वह सारा जैविक कचरा छोड़ दिया है, तो कुछ भयानक होता है। यह सिर्फ सड़ना नहीं है, यह एक जागरण है। लाखों की संख्या में फंगस के बीजाणु, मकड़ी के जाले के अंडे जो सर्दियों से बचे हुए हैं और सफेद मक्खी के लार्वा, इन सभी को एक संकेत मिलता है। अब समय आ गया है। आपका ग्रीनहाउस पौधों की नर्सरी नहीं, बल्कि एक कीट संक्रामक इंक्यूबेटर बन जाता है। आप टमाटर के छोटे बेजान पौधों को सीधे भविष्य की महामारी के केंद्र में बो देते हैं। बीमारियां और कीट पहले ही दिन से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि वे मजबूत हो पाए। असल में यही होता है जब हम आलस के कारण अपनी ग्रीनहाउस को पतझड़ में साफ नहीं करते। हम सिर्फ कचरा नहीं छोड़ते, बल्कि दुश्मनों के लिए एक अड्डा तैयार कर रहे होते हैं। तो इस मुख्य बात को याद रखें, पतझड़ में ग्रीनहाउस की साफ सफाई कोई अतिरिक्त काम नहीं है, बल्कि यह अगले साल एक स्वस्थ और भरपूर फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप सफलता की नींव अभी रख रहे हैं, न कि बसंत में। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप नए सुझावों से न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आप अपनी ग्रीन हाउस को सर्दियों के लिए कैसे तैयार करते हैं? क्या आपके पास अपने आजमाए हुए तरीके या राज हैं? कृपया अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर सबसे अच्छी फसल उगा सकें।